Welcome to Shriraj IS. Myself Prayag, I am the faculty in the Shriraj IS Institute. Let us start the new current affairs today. Current affairs of 5th May 2026. आज हम जो करंट अफेयर्स लेने जा रहे हैं उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज CBAM एंड इंडिया टर्निंग कार्बन बॉर्डर टैक्सेस इनटू द स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी. ये न्यूज़ में क्यों रहा, इसका रीज़न क्या रहा, इसके क्या चैलेंजेस है, इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है भारत के लिए, इसके वे फॉरवर्ड्स क्या होंगे एंड लास्ट कंक्लूजन क्या होगा, ये हम हर एक चीज़ इसमें हम कवर करेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज CBAM एंड इंडिया. CBAM जो है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो EU मींस यूरोपियन यूनियन ऑपरेशनलाइज कर चुका है 1 जनवरी 2026 से. और इसका जो मेन मोटो है, जो मेन पर्पस है, दैट इज इंडियाज एक्सपोर्टर्स ऑफ द कार्बन इंटेंसिव गुड्स नाउ फेस एडिशनल कार्बन रिलेटेड चार्जेस एट द EU बॉर्डर्स. अब जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स होंगे उनको स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स पे कार्बन लिंक चार्जेस देना होगा जब हमारा जो प्रोडक्ट हो हम हमारे भारत से जब EU कंट्रीज में भेजा जाएगा, तब ये जो CBAM नाम का जो मैकेनिज्म है ये हमारे प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होगा. दिस इज द टूल which is the called as also a regulatory tool. This is the regulatory tool introduced by the European Union. It is the regulatory tool introduced by the European Union to impose the carbon prices on the imported goods. Okay, this is the first point. Next, what is CBAM? ये CBAM है क्या? ये जो CBAM है ये एक्चुअली है क्या? तो CBAM is a mechanism called a regulatory tool इंट्रोड्यूस बाय द यूरोपियन यूनियन. इतना ध्यान में आ गया कि CBAM जो है ये मैकेनिज्म है जो यूरोपियन यूनियन ने अप्लाई किया है, इम्पोज किया है कार्बन कॉस्ट ऑन द इंपोर्ट गुड्स टू प्रिवेंट द स्टैंडर्ड्स एंड CBAM सर्टिफिकेट्स विच आर लिंक्ड टू द EU कार्बन प्राइजेस. ओके, सो इसमें जो आर्टिकल दिया गया है, द आर्टिकल 9 अलाउज द डिडक्शन ऑफ कार्बन कॉस्ट ऑलरेडी पेड इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन. ठीक है, तो हम इसके की फीचर देखेंगे कि है क्या. CBAM इनिशियली अप्लाइज टू कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन. इसके बाद क्या हुआ, इट ऑपरेट्स अलोंगसाइड विद द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द फ्री इमिशन अलाउंसेस. इन्होंने क्या किया, फ्री इमिशन अलाउंसेस को रिमूव करके बिटवीन 2026 एंड 2034 के बीच में जो भी फ्री इमिशन अलाउंसेस होगा वो इस इंडस्ट्रीज को रिमूव कर दिया. नेक्स्ट, हाउ CBAM वर्क्स. CBAM कैसे वर्क करता है ये हम देखेंगे. EU इंपोर्टर्स मींस जो यूरोपियन यूनियन के जो इंपोर्टर्स है मस्ट कैलकुलेट द एम्बेडेड इमिशंस इन द इंपोर्टेड गुड्स, then they purchase the CBAM certificates, they will purchase the CBAM certificates. This is the most important thing, equivalent to the carbon cost. If no carbon price is paid in the exporting country, the full carbon cost will be levied at the EU borders. अगर कार्बन लीकेज को रोकना है तो उस कंट्री को, जो भी कंट्री इस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती होगी, उस एक्सपोर्ट करते समय ये ध्यान रखना होगा कि इनका जो कार्बन का जो रेटिंग हो, कार्बन का जो क्लाइमेटिक रेगुलेशन है उसको प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिया. ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये हमें UPSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट होता है जो हमें सीखना है. अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के रिगार्डिंग. इंडिया कैन रिटेन कार्बन रिलेटेड रेवेन्यूज बाय इंट्रोड्यूसिंग ये जो IBAM नाम का जो मैकेनिज्म है, IBAM, दिस इज बीइंग लॉन्च्ड बाय इंडिया. किस लिए, टू टैकल द इश्यूज विद द CBAM. अब ध्यान में रखना, CBAM जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, CBAM, दिस इज द मैकेनिज्म बाय EU. ओके, एंड IBAM, दिस इज द मैकेनिज्म लॉन्च बाय इंडिया. ओके, सो इसमें क्या होगा, डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग कैन जनरेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर. हम इसके थ्रू क्या करोगे कि ये IBM जो है ये इंडिया को हेल्प करेगा किसमें, टू रिटेन द कार्बन रेवेन्यूज एंड स्ट्रेंथन्स अवर CCTS. व्हाट इज CCTS, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम. CCTS को स्ट्रेंथन करने में इसको हमें हेल्प मिलेगी. साथ में हम क्या करेंगे कि हम प्रमोट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स इंप्रूव्स द लिवरेज इन द इंडिया EU ट्रेड निगोशिएशन. ये हमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा इंडिया EU की जो ट्रेड निगोशिएशंस को
प्रमोट करने में। उसके बाद इससे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस डू यू फाइंड with respect to this mechanism for the India? That Indian industries may face the subsidy disadvantages. सब्सिडी जो हमारी भारत को देना पड़ती है, उस सब्सिडी में डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। साथ में the compliance cost for the MSMEs will be higher. The MSMEs जो compliance cost होता है वो हायर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इट विल बी रिस्क ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विल बी रिड्यूस्ड। देन एट द लास्ट, the dependence on the EU defined carbon accounting standards may affect the technological sovereignty. हमारी जो टेक्नोलॉजिकल सोवर्निटी होगी, हमारी जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा हमारी कंट्री में, उसको हैम्पर करने की उसको हैम्पर कर सकती है दिस CBAM। उसके बाद ये जो जस्टिस की जो डिबेट चल रही है, इस पे थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्या बोल रही है कि कार्बन लीकेज एंड जस्टिस डिबेट। कार्बन लीकेज रेफर्स टू द रिलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज टू jurisdictions with the weaker environmental regulations। ये जो कार्बन लीकेज होता है ये रेफर करता है कि रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कार्बन मोस्टली जो जिसके कार्बन का जो लीकेज होता है वो मोस्टली ऐसी इंडस्ट्रीज, उसको रिलोकेट करना। एंड जो CBAM एम्स टू प्रिवेंट दिस बाय इक्वलाइजिंग द कार्बन कॉस्ट ग्लोबली। CBAM का ये काम है कि जो भी प्रोडक्ट्स कार्बन इंटेंसिव है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने का। बाकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि इट protects the export competitiveness in the global markets, prevent the outflow of the carbon revenues to the foreign economies, support domestic decarbonization and clean energy transition, and it enhance the India's bargaining power in the international climate negotiation. This is the most important point you need to highlight with respect to the CBAM. नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया शुड इंट्रोड्यूस, देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका ओपिनियन बन सकता है। ये दिस आर द पॉइंट्स यू नीड टू हाईलाइट इन योर ओपिनियन एज वेल। क्या शो करता है कि CBAM जो है उसको कैसे टैकल करे, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड टू टैकल दिस मैकेनिज्म। इंडिया शुड इंट्रोड्यूस IBAM एज अ WTO compliant mechanism to retain the carbon revenues domestically. Then strengthen the carbon trading, ये जो स्कीम हमारी जो भारत की स्कीम है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, with robust monitoring and the prices and the pricing system, provide financial and technological support to the MSMEs। हम हमारी भारत की तरफ से फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू द MSMEs को देने का हम प्राविधान कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्ट इन द लो कार्बन टेक्नोलॉजीज सच एज ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। एंड एंगेज द डिप्लोमेटिकली टू इंश्योर रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियाज कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म अंडर CBAM। CBAM को टैकल करने के लिए हमने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए, हमने भी एक डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिकली स्टेप्स लिए विच कैन हेल्प टू टैकल दिस सिचुएशन इन a very successful way. Then next will be CBAM represents a new phase where trade and climate policies are deeply interconnected. CBAM ऐसा एक टूल जो बना है जिसने ट्रेड एज वेल एज द क्लाइमेट पॉलिसीज को एक डीपली अंडरस्टैंड करने का मौका दिया है। फॉर इंडिया इट इज द बोथ अ चैलेंज एंड द अपॉर्चुनिटी। हमारे भारत के लिए ये चैलेंज भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है। आपको ये बैलेंस्ड आंसर, आपका बैलेंस्ड आंसर होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंसर होता है, इस आंसर में ये डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट कैन क्रिएट अ चैलेंज एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी फॉर द टू इंटरनलाइज कार्बन प्राइसिंग। As a well-designed IBM can ensure that India retains its carbon revenues while accelerating its green transition। हम हमारे भारत के थ्रू ग्रीन ट्रांजिशन को बढ़ावा देके CBAM को टैकल करने की क्षमता रखते हैं। और जो IBM जो हमारी जो स्कीम है ये इंश्योर करती है कि हमारा जो मनी है, हमारा जो रिसोर्सेस है वो हमारे भारत के लिए यूजफुल एंड इन अ प्रॉस्परस वे हम उसको यूज कर सके। द नेक्स्ट and the important topic of the today's current affair will be, okay sorry, let's see the prelims question. With reference to the carbon border adjustment mechanism, consider the following statements. First, it is introduced by the European Union to impose a carbon cost on the imports. Very good, this is the sentence given in the first point. It applies only, it applies only, please read this point properly. It applies only, only is a extreme word, please try to focus on this such extreme words, to agriculture products
It allows deduction of the carbon price already paid in the exporting country. So इसमें से first and third will be the correct and this will be the wrong. That's why the answer will be A. Okay. So next हम एक मेंस का भी क्वेश्चन देख लेंगे. If my dear students, if you want to attempt this question, you can attempt this question with regard to the CBAM. CBAM marks a shift where climate policy intersects with the global trade. Discuss its implications for India and evaluate the need for an India border adjustment mechanism. 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे. ओके. Then the next and the foremost important topic will be the Jharkhand's alleged treasury scam, exposing a systematic vulnerabilities. The source is taken from the Indian Express. न्यूज में क्या था कि झारखंड इज फेसिंग अ मेजर फाइनेंशियल स्कैम इन इन्वॉल्विंग द एलेक्स सिम्फोनिंग ऑफ द अराउंड 50 करोड़ फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरीज. स्टेट का जो ट्रेजरी है उससे 50 करोड़ का कुछ स्कैम नजर आया है. The fraud spans multiple districts and exposes the serious weaknesses in the digital financing governance system. So Jharkhand faces alleged of 50 crore treasury scam across the multiple districts. ये इसका मेन रीजन है इस न्यूज में आने का. What is the system involved IFMS and कुबेर पोर्टल, ये क्या है हम इसको जानेंगे. The scam revolves around the integrated financial management system. IFMS जो सिस्टम है इसके अराउंड ये जो स्कैम है ये रिवॉल्व हो रहा है. एंड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू मैनेज द पब्लिक फाइनेंस. स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिक फाइनेंस को रेगुलेट करने में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करती है उसमें कुछ ये घोटाला दिख रहा है. IFMS कवर्स द बजटिंग. IFMS का क्या काम था. बजटिंग, बिल प्रोसेसिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस, इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी इन बजट मैनेजमेंट. इसका मेन की कंपोनेंट क्या था. कुबेर पोर्टल. अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो झारखंड के रिलेटेड जो भी स्कैम्स हुए उसका किस पोर्टल से नाता था, तो इट वाज द कुबेर पोर्टल विच एनेबल्स द इलेक्ट्रॉनिक disbursement of salaries, pensions and other payment directly into the beneficiaries bank account. कुबेर पोर्टल का काम था कि जो भी सिटीजन्स की जो बेनिफिशियरीज हो उनके अकाउंट में उनके पेंशंस का और अदर जो भी सैलरीज हो उसका डाटा, उसका जो पेंशन है उसकी जो अमाउंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको पहुंचाना. द सिस्टम इज डिजाइन टू रिड्यूस द लीकेजेस. इसका काम था कि इसको लीकेजेस को रिड्यूस करना. बट द स्कैम हाईलाइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग. If you want to highlight one weaknesses with respect to the governance point of view, that is the improper implementation and the monitoring of the governance system and the schemes run by the state governments in India. Okay, then how this system was manipulated, let us discuss it properly. Fraudsters created the ghost beneficiaries including the fake and or the inactive employees to divert the government funds. गवर्नमेंट के फंड्स को डाइवर्ट करने के लिए एक नकली हम बोल सकते हैं कि फ्रॉड ऐसे अकाउंट्स बनाए गए. इसमें मिस यूज ऑफ द लेजिटिमेट लॉगिन क्रेडेंशियल, लॉगिन कुछ अलग तरीके से किया गया ताकि वो फ्रॉड और मिसयूज कर सके. एंड बाय द इनसाइडर्स रादर देन द एक्सटर्नल साइबर अटैक्स. सैलरी फिगर्स वेर मैनिपुलेटेड. सैलरी की फिगर्स मैनिपुलेट की गई और जो पोर्टल है उस पर जो पेमेंट्स है जो भी फंड्स हो उसको इरेगुलेट किया गया. इसको प्रॉपर रेगुलेशन नहीं दिया गया. द सिस्टम रिलाइड हेवीली ऑन द सर्टिफिकेशन बाय ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग द ऑफिसर्स. जो डीडीओ है इन्होंने एक फ्रॉडलेंट एंट्रीज करके इसको मैनिपुलेट किया गया और इसका बहुत बड़ा परिणाम लोगों पर भी पड़ा है और स्टेट गवर्नमेंट पर भी इसका बहुत बड़ा हार्म हुआ है. Then what are the causes of corruption? The key causes of corruption. This is the most important highlighting point with respect to the governance point of view. हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या causes of the lack of real time auditing allowed fraudulent transactions to go unnoticed for the years. अगर auditing time से नहीं होता है, अगर checks proper नहीं होते हैं, अगर वो real time auditing नहीं होता है तो ऐसे fraud transactions आने वाले समय में in corruption, under the corruption it will take place in the गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ इंडिया. वीक प्रोफेशनल एथिक्स अमंग द ऑफिशियल्स. जो इथिक्स है
ऑफिशियल इथिक्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स होते हैं उसको प्रॉपर फॉलो ना करना, ओवर रिलायंस ऑन दी हायरार्किकल अप्रूवल्स, जो हायरार्की होती है, जो ऑफिसर्स की हायरार्की होती है उसको ओवर रिलायंस करके उन पे भरोसा रख के काम करते रहना। उसके बाद इनएडिक्वेट आईटी सेफगार्ड्स फेल्स टू फ्लैग द एबनॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आईटी जो सेक्टर है उसके जो नॉर्म्स है, उसके जो पॉलिसीज है उसको प्रॉपरली अलाइन करके उसको रेगुलेट करना चाहिए। डिलेड लीगल एक्शन, जो लीगल एक्शंस लेनी चाहिए उसको डिले करने, उसको डिले होता है, उस डिले होने के कारण ये जो डिटरेंस है, ये जो माल प्रैक्टिस है उसको एक अलग दिशा मिलके इन द वे इस तरीके से फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो सकती है। चैलेंजेस क्या हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस स्कैम अंडरमाइंस द पब्लिक ट्रस्ट, इससे क्या होगा, पब्लिक ट्रस्ट जो होगा वो डिटोरिएट होगा और जो डिजिटल गवर्नेंस है एंड जो फाइनेंशियल सिस्टम होगी वो अंडरमाइन करती रहेगी। उसके बाद internal investigations may lack neutrality due to the involvement of the senior officials, सीनियर ऑफिशियल्स का बार बार इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जो न्यूट्रलिटी है उसको एक हिंडर हो सकता है। रिकवरी ऑफ द सिफन फंड्स इज डिफिकल्ट ड्यू टू द मल्टीपल लेयर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन प्रोसेस बहुत मल्टी लेयर्ड होने के कारण, थोड़ी सी डिफरेंट होने के कारण और टीडीएस होने के कारण क्या हो सकता है, इसकी जो रिकवरी है उसमें भी थोड़ा टाइम लैगिंग हो सकता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस मेक्स द मैनुअल वेरिफिकेशन इम्प्रैक्टिकल, जो भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं वो इम्प्रैक्टिकल वे में हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको टाइम चाहिए होता है। रेड टेपिज्म भी सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है। टेम्पर्ड डिजिटल रिकॉर्ड्स कॉम्प्लिकेट द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। सो इस तरीके से हम चैलेंजेस देखे। उसके बाद सिग्निफिकेंस फॉर द गवर्नेंस, इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है गवर्नेंस पे, कि डेमोन्स्ट्रेट्स दैट डिजिटाइजेशन अलोन कैन नॉट एलिमिनेट करप्शन। देखो डिजिटाइजेशन ये एक ही ऐसा टूल हथियार नहीं है जो करप्शन खत्म कर सकता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल चेक्स भी चाहिए। द नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, बार बार उसको प्रॉपरली हाईलाइट करके और एक कमिटी बना के और उसकी एक प्रॉपर रेगुलेशंस रख के एक अकाउंटेबिलिटी चेक्स होनी चाहिए along with the technological reforms within the that state government and that various departments as well, raises the questions about the effectiveness and the financial oversight in the state level governance, and the most important thing, reinforces the importance of transparency and audit mechanism। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण करप्शन को हम कर्ब कर सकते हैं और हमें एक हमारे भारत की जो नई दिशा है उसको हम उसको प्रॉपर वे में इन अ बेटर फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एआई को इंट्रोड्यूस करो, एआई को इंट्रोड्यूस करके डिटेक्शन सिस्टम्स इंप्लीमेंट करो और उसको आइडेंटिफाई करके जो फाइनेंशियल पैटर्न्स है उसको रियल टाइम डाटा कन्वर्ट करके उसको हाईलाइट करो। देन इंश्योर्स पीरियोडिक रिकंसिलिएशन बिटवीन द ट्रेजरी रिकॉर्ड्स एंड द एक्चुअल एम्प्लॉय में और जो ट्रेजरी रिकॉर्ड्स है उसको प्रॉपर एनालाइज करके उसका डाटाबेस को मेंटेन रखना है। उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम पीरियोडिक ऑडिट टू द कंटिन्यूस डिजिटल ऑडिटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑडिटिंग सिस्टम रहनी चाहिए रादर देन की पीरियोडिक ऑडिटिंग सिस्टम, ताकि एक रेगुलर चेक, एक रेगुलर बैलेंस्ड वे में उसका जो एनालिसिस होता रहे और साथ में जो प्रोसेस है हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन करते रहे। स्ट्रेंथन द विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स टू एनकरेज द रिपोर्टिंग ऑफ द करप्शन, जो करप्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है और जो आवाज उठाना चाहते हैं उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिला जाए, उस विसल ब्लोअर्स की रिस्पेक्ट की जाए और उनका जो भी कहना है उसको प्रॉपरली पहले सुना जाए। देन इम्प्रूव आईटी कंट्रोल सिस्टम विद द ऑटोमेटेड अलर्ट्स एंड वेरिफिकेशन लेयर, जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर जो इस डिजिटल ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर रहा है इसको प्रॉपर वे में हम अकाउंटेड ऑटोमेटेड करें और इसको अलर्ट सिस्टम के साथ जोड़े। एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज विल बी द झारखंड ट्रेजरी स्कैम हाईलाइट्स that technological systems are only as strong as the governance structure supporting them। क्या है, टेक्नोलॉजिकली तो हम स्ट्रांग हो सकते हैं बट उसके साथ उसको डाइल्यूट करने का जो काम है वो गवर्नमेंट्स की सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो प्रॉपर रेगुलर चेक्स होनी चाहिए एंड ऑडिटिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल टूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिजिटल टूल्स होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड इथिकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इस ये जो पूरा जो हमने जो आज अभी जो टॉपिक पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू दिस झारखंड ट्रेजरी स्कैम के बारे में। देन स्ट्रेंथन ओवरसाइट मैकेनिज्म इज एसेंशियल टू रिस्टोर द ट्रस्ट, हमारा जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है, हमारा जो पब्लिक है, हमारी जो सिटीजन्स है वो जो इस गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे ट्रस्ट करते हैं उनका ट्रस्ट
विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके कारण ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये जो पूरी डेमोक्रेसी है वो चलती है। ठीक है। उसके बाद द प्रीलिम्स क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस वन प्रीलिम क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस, विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैकेनिज्म सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। IFMS इज यूज्ड फॉर बजटिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय गवर्नमेंट्स। ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कंप्लीटली एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ, कंप्लीटली, कंप्लीटली को अंडरलाइन करेंगे हम, कंप्लीटली को अंडरलाइन करेंगे, कंप्लीटली एलिमिनेट्स द possibility of corruption in public finance. It enables the direct transfer of the funds to the beneficiaries through the digital platform. This is the correct. So completely extreme word है, इसको निकालना है, और फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन यू कैन attempt the question of the mains also. Most important question. See, digital governance tools like IFMS aims to improve the transparency in public finance. However, they may also create new vulnerabilities. Examine in the context of recent financial scams and suggest the measures to strengthen accountability. You can answer this in the 250 words. माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप जो ऊपर डाटा है उस डाटा को प्रॉपरली एनालाइज करके, उस डाटा को प्रॉपरली यूज करके इन स्ट्रक्चर्ड वे में आप 250 वर्ड्स का आंसर इसका ट्राई करना है। इसको आपको, आप इसको इसका आंसर प्रॉपर वे में लिख सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज विल बी द फ्यूचर ऑफ pulmonary hypertension care in India from imports to Atmanirbhar innovation. Most important topic with respect to the GS paper 3 biotechnology point of view. India is transitioning from import dependent treatment to domestic innovation in pulmonary hypertension care. हम जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन केयर है उसमें अब इंपोर्ट की बजाय हम खुद का जो इनोवेशन है, हम खुद का जो इंडिजिनाइजेशन है उसका यूज करके हम इस पे अभी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज बायोफार्मा शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स जो अभी आने वाली है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0 are improving accessibility and affordability, focusing in the shift toward the precision medicine, digital monitoring and holistic healthcare approaches. This will be the in the news. This is the India step going towards the innovation and the Atmanirbhar Bharat in India. Then what is pulmonary hypertension? Pulmonary hypertension होता क्या है, इसको अपन प्रॉपरली देखेंगे। What is pulmonary hypertension? Pulmonary hypertension is a condition characterized by abnormally high blood pressure in the pulmonary arteries. जो हमारी हार्ट के बाद जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसको, उसमें जो एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी जो डिसीज है, ये जो डिसीज बोला जाता है, इसको हम प्रॉपरली टैकल करने के लिए जो हम इंपोर्ट करते थे उसके बारे में, इंडिया के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में इसमें बोला गया है। इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन द हार्ट एंड कैन लीड टू द हार्ट फेलियर इफ अनट्रीटेड। हार्ट अटैक की जो डिसीज है, हार्ट अटैक की डिसीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्ले करता है। कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, फटीग, चेस्ट पेन, डिजीनेस एंड द स्वेलिंग इन द लिम्स। अर्ली डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट एज द सिम्टम्स ऑफन रिसेंबल विद द अस्थमा और द जनरल वीकनेस। एक कमजोरी से आती है, अस्थमा के रिलेटेड इसके सिम्टम्स मैच होते हैं और सिमिलर पाए जाते हैं। इसके कारण इसका जो प्रिडिक्शन है ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डायग्नोस करना डिफिकल्ट होता है। इसके लिए जो हमने इवोल्यूशन ऑफ द पीएच केयर इन इंडिया, इसके रिगार्डिंग भारत ने क्या किया है कि अर्लियर इंडिया रिलाइड हेवीली ऑन द इंपोर्ट। हमारा भारत इंपोर्ट पे बहुत सारा डिपेंडेंट था ड्रग्स के मामले में, और ट्रीटमेंट के, और ट्रीटमेंट्स भी इसकी बहुत एक्सपेंसिव थी। बट लिमिटेड डायग्नोसिस इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास, लीड टू द लेट डिटेक्शन होता था, इसके कारण पुअर आउटकम्स आता था, हम इसको प्रॉपरली कैटर करना नहीं जानते थे। ओवर टाइम इंडिया डेवलप्ड अ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च कैपेसिटी इंप्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द थेरेपीज। इस थोड़े थोड़े जैसे जैसे हमको पता चलते गया, हमने रिसर्च करते गए भारत उस पे, उसके ऊपर हमने थेरेपीज निकाली, एंड द सिस्टम इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अर्ली डायग्नोसिस, टारगेटेड ट्रीटमेंट एंड द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू दिस पीएच, दैट इज pulmonary hypertension disease. Next, the role of domestic pharmaceutical industry. India has emerged as the major producer of affordable पीएच ड्रग्स। इंडिया अब इमर्ज कर रहा है, जो भी पीएच ड्रग्स होंगे उसके रिगार्डिंग हम अभी बढ़िया से काम कर रहे हैं। की ड्रग्स कैटेगराइज इंक्लूड दी
एडोथेलिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट ERA एंड PDE5 इनहिबिटर्स, इसको हमने इंडिजीनियसली कैटेगराइज करके एक न्यू ड्रग का फॉर्मेशन किया है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज रिड्यूस्ड ट्रीटमेंट कॉस्ट। डोमेस्टिक रिप्रोडक्शन जो हमारी इंडिया में इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट्स है उसका प्रोडक्शन होने के कारण इसकी क्या हुई है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट घट गई है एंड एक्सपांडेड द एक्सेस अक्रॉस द इनकम ग्रुप्स। पॉलिसी सपोर्ट सच एज reduced import duties and incentives for the local manufacturing as strengthened this sector। जो हमारी पॉलिसीज है इन्होंने एक प्रॉपर एनालिसिस करके हमारे इंपोर्ट्स को, इंपोर्ट ड्यूटीज को एंड इंसेंटिव्स को एक स्ट्रीमलाइन करके हमारा जो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करने में मदद की है। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट I want to highlight with respect to the upcoming prelims of CSC 2026। Biopharma Shakti initiative क्या है? Biopharma Shakti initiative is a major initiative aimed at promoting the biologics and advanced therapies। Advanced therapies लाने के लिए जैसे कैंसर हो, टीबी हो या फिर ये पीएच का जो डिसीज है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसको कर्व करने के लिए भारत अभी नए नए इनिशिएटिव्स ले रहा है जैसे बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव। इट हैज आउटलेट अ 10,000 crore for innovation, infrastructure and research। It focuses on developing the advanced drugs। Advanced drugs लाने में हमारा भारत सक्षम हुआ है। इसके साथ साथ improve the clinical trials and supporting the startups। अलग अलग स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए भारत अभी अग्रसर हो चुका है। This initiative is expected to enhance the accessibility and cutting edge therapies for the PH patients। अब पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उनको एक हमारे डोमेस्टिक वे में हम हमारे भारत में उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके एक उनको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल और सुरक्षित जीवन जीने की हम उनको अभी प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। द रोल ऑफ डिजिटल हेल्थ ABDM 2.0। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0 एम्स टू क्रिएट द अन यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। इट एनेबल्स डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स थ्रू द ABA IDs, ensuring the continuity of care। It supports telemedicine, allowing the access to specialists in the remote areas। हम हमारे टेलीमेडिसिन थ्रू मीन्स जो हम ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू एक्सेस पहुंचा रहे फ्रॉम टू द रिमोट एरियाज एज वेल। फॉर द PH पेशेंट्स, जो भी हमारे पर्मनरी हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रहे और उनको बेटर ट्रीटमेंट मिले, ये हमारा इस डिजिटल हेल्थ ABDM 2.0 का रोल है। ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोचेस डन बाय द इंडिया। हम भारत अभी हेल्थ केयर कंबाइनिंग मॉडर्न मेडिसिन को एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक योगा को प्रमोट कर रहे हैं। स्टडी सजेस्ट कर रही है कि योगा इंप्रूव द एक्सरसाइजेस कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो भी योगा है, योगा के कारण PH जो पेशेंट्स है, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स है, योगा ने उनको एक अच्छी लाइफ जीने का एक मौका दिया है और उसने बहुत बढ़िया उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस दिखे हैं। दिस अप्रोच complements medical treatment and improves the long term outcomes। This approach helps to approach helps to maintain the good life of the patients as well। then challenges क्या है कि जो रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक लग रहा है, इस पे हम काम करेंगे। अवेयरनेस अबाउट द PH अमंग द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स इज लिमिटेड। PH के रिगार्डिंग जो डॉक्टर कभी कभी डिलेमा में आ जाते हैं कि इट इज़ द पेशेंट ऑफ अस्थमा और ड्यू टू द हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो इसका थोड़ा सा डायल्यूशन होता है। उसके बाद एडवांस डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ में हम अभी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है जो अर्बन सेंटर्स में चाहिए। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कॉस्ट रिमेन दी हाई फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। जो भी इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उनको हम प्रॉपर तरीके से एक इफिशिएंट वे में, एक ऑप्टिमाइज वे में उनको थोड़ा सा कॉस्ट, उनका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो तो कभी कभी हाई हो जाती है। सो दे कांट अफोर्ड टू टेक दिस ट्रीटमेंट इन अ प्रॉपर इन अ ऑप्टिमाइज्ड वे। देन सिग्निफिकेंस फॉर द इंडिया, एनहांस सेल्फ रिलायंस इन हेल्थ केयर अंडर द आत्मनिर्भर भारत विजन। हमारा जो भारत ने है आत्मनिर्भर जो भारत का जो विजन है इसमें इनको एनहांस किया गया है। रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड मेडिसिन। इम्पोर्टेड मेडिसिन जो इंपोर्ट करते थे उस पर डिपेंडेंस अभी कम हो चुका है। एडवांस ट्रीटमेंट अफोर्डेबल कर चुकी है इंडिया एंड स्ट्रेंथन्स द इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब। हमारा जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब है इसका इंडिया का जो स्टांस है अभी थोड़ा सा एक बढ़िया स्टेप ले चुकी है भारत। सपोर्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। अब इसका वे फॉरवर्ड देखेंगे, इसका वे फॉरवर्ड क्या निकला है। इट स्ट्रेंथन्स द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द PH, expand awareness campaigns among the healthcare
अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ाए गए हैं, बढ़ाने की जरूरत है, सॉरी। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन R&D सेक्टर, इम्प्रूव डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कंबाइनिंग मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड सब्सिडीज एज वेल एज द पब्लिक पॉलिसीज को प्रॉपर रेगुलेट करके हम हमारा भारत इस पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन की जो डिसीज है उसको कब करने में सक्षम है, और आने वाले दिनों में हम इसको करके रहेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट, we regarding to this we will conclude this topic that India's transformation in PHK reflects a broader shift towards the innovation। हमारा जो भारत का जो नया स्टेप है ये दिखाता है कि हम आने वाले दिनों में एक इनोवेशन की तरफ, एक अफोर्डेबिलिटी की तरफ एंड इंक्लूसिविटी की तरफ हमारा हेल्थ सेक्टर बढ़ रहा है। इंटीग्रेटेड ऑफ डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कैपेसिटी, डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स, होलिस्टिक अप्रोचेस ऑफर अ सस्टेनेबल मॉडल to with respect to the health sector of India from the government of India as well. Addressing infrastructure and awareness gap remains essential. This is the most important point with respect to the equitable healthcare access. एक prelims का questions देख लेंगे with respect to this, that with reference to pulmonary hypertension consider the following statements. It involves increased blood pressure in pulmonary arteries. It is the correct or wrong? Please give me योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स दैट क्या ये फर्स्ट पॉइंट सही है या गलत है। इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर इफ अनट्रीटेड एंड इट इज ऑलवेज इजी टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेजेस। फ्रॉम दिस 3 points we find that the first point is correct and the second point is also correct. It can lead to the heart failure if untreated. It is always is the extreme word we find in this point, is easy to diagnose in the early stages. Nahi, this is the extreme word, so we will cut this and the answer will be A, 1 and 2 only. If you want to address the question in a proper way, if you want to analyze and give a strategic answer, you can attempt this mains question. Mains question क्या बता रहा है कि India is moving towards the self reliance in the healthcare through the domestic pharmaceutical innovation and digital health system. Examine this shift in the context of pulmonary hypertension care. ओके तो अब इसका आंसर 250 वर्ड्स में लिख सकते हो। प्लीज ट्राई टू राइट दिस आंसर इन अ प्रॉपर वे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, FRA एंड लेटेस्ट कोर्ट रूलिंग्स, लीगल पोजीशन एंड इम्प्लीकेशंस। ये क्या टॉपिक है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये न्यूज में क्यों हो चुका है, क्यों आया है, इसके बारे में हम इसको जानेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट रीअफर्मेशन द सुप्रीमेसी ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का ये एक्ट है। वाइल हियरिंग क्लेम्स दैट द थराऊ ट्राइबल कम्युनिटी, कौन सी थराऊ, थारू थारू ट्राइबल कम्युनिटी इन उत्तर प्रदेश, इट set aside the district level committee decision rejecting the forest rights claims. In contrast, the Madras High Court upheld the eviction notices under the Tamil Nadu Forest Act 1882, creating a divergence in the judicial interpretation. अब ये FRA एक्ट जो है, ये FRA एक्ट है क्या, इसको हम जानेंगे। FRA एक्ट इज द एक्ट ऑफिशियली नोन एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, वाज एनेक्टेड टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस फेस्ड बाय द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। जो फॉरेस्ट में जो रहने वाली जो कम्युनिटीज है उनको प्रॉपर वे में एक डिग्निफाइड लाइफ मिलना चाहिए, एक उनको राइट्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसके लिए ये राइट्स, ये जो एक्ट था ये जस्टिस देने के लिए लाया था। इट रिकॉग्नाइजेस legal rights of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers over the forest land and the resources। जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको उनकी जो फॉरेस्ट लैंड है और उनकी जो रिसोर्सेज है वो उनको प्रॉपरली कैसे अर्न की जाए, उनको कैसे दी जाए, इसके ऊपर ये एक्ट बनाया गया था। इट प्लेसेस द ग्राम सभा एट द सेंटर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन एंड verification of the rights. It prohibits eviction until the process of recognition of rights is complete. Okay, की जजमेंट्स क्या थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि इट हेल्ड्स दैट द रिजेक्शन ऑफ द क्लेम्स बाय द DLC वाज लीगली इनवैलिड। जो भी कोर्ट होगा उसकी जो वर्डिक्स होगी, Allahabad High Court held that the rejection of the claims by the DLC was legally invalid. It ruled that FRA, being a latter law, overrides the conflicting earlier laws or administrative actions. It directed reconsider of the claims of the Tharu tribal community. It however did not impose the penalties on the authorities for the violation.
उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था कि मद्रास हाईकोर्ट डिसमिस द पिटिशंस चैलेंजिंग eviction notices is allowed the evictions under the Tamil Nadu Forest Act 1882 despite pending FRA claims. It upheld the grazing restrictions and overlooking FRA provisions. It prioritized the administrative efficiency over rights based considerations. This is the key judgments given by the Madras High Court. Core legal principles involved the doctrine of the lex posterioris, lex posterior derogate priori applies. ये जो डॉक्ट्रिन ने लेक्स प्रोटीरियर derogate priori applies, meaning a later law prevails over an earlier law in the case of conflict. Since the Forest Act 2006 is a later legislation, it overrides a colonial era forest laws, and courts are expected to uphold this principle while interpreting conflicting statutes. Okay, so these are the core legal principles involved in this article. The rights recognized under the FRA. Individual forest rights include the right to live on and cultivate the forest land for the livelihood. ये जो राइट्स अंडर एफआरए है ये बोलती है कि इंडिविजुअल को फॉरेस्ट राइट्स के अंतर्गत रहना और कल्टीवेट करके उन फॉरेस्ट लैंड में से जो भी आपकी जो जीवन जीने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो करने की ये राइट देती है. Community forest rights include the grazing rights, access to the minor forest produce, fishing and forest management. Habitat rights and development rights also included access the basic amenities such as roads, schools and the health care. Issue क्या है? Issue important होता है. Issue is the most important thing. Issue of grazing rights. FRA explicitly recognized the grazing rights across the all categories of the forest. Grazing is essential for the pastoral communities. जो pastoral communities होती है, the communities who went from one place to another, इनके लिए grazing बहुत important चीज़ होती है for their जो भी उनके cattles होते हैं उनके लिए. And it provides the clarity, and the Madras High Court ruling contradicts these provisions by allowing restrictions under these older laws. Significance है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि significance क्या क्या बताता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि reinforces the supremacy of FRA as right based legislation. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सुप्रीमेसी एफआरए की फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की उसको राइट बेस्ड लेजिस्लेशन में काम किया है. ठीक है. प्रोटेक्ट द ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम आर्बिट्री इन्विक्शन, स्ट्रेंथन द रोल ऑफ ग्राम सभा का जो रोल है उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की वर्डिक्ट ने. एंड इट गिव्स द प्रोवाइड द क्लैरिटी ऑन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू लॉज. कंसर्न्स क्या रेज हुए मद्रास हाईकोर्ट के अप्रोच में कि अंडरमाइंस द इंटेंट ऑफ एफआरए बाय प्रायोरिटाइजिंग ओल्डर फॉरेस्ट लॉज, weakens safeguards against the eviction before the completion of the claims, and ignore the statutory recognition of the grazing rights. This leads to the inconsistency of the judicial interpretation across the states. These are the concerns raised by the मद्रास हाई कोर्ट. तो इन चैलेंजेस क्या दिख रही है कि डिले इन रिकॉग्निशन ऑफ द क्लेम्स, अगर ये डिले होता गया इसके कारण क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी आएगी, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द फॉरेस्ट ड्वेलर्स अमंग देयर राइट्स, एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ड्यू टू द कंसर्न्स और द लॉस ऑफ कंट्रोल. इसके कारण क्या होगा? जो रेजिस्टेंस होगा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और वहाँ के जो लोगों में थोड़े से क्लैशेस होने की संभावना हो सकती है. नेक्स्ट, निग्लेक्ट द कम्युनिटी राइट्स. इसके कारण निग्लेक्ट ऑफ द कम्युनिटी राइट्स compared to the individual rights and ongoing conflict between the conservation policy and livelihood needs. इसके कारण ये आपको ये challenges दिखने को मिल सकती है. ठीक है. द वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि एक यूनिफॉर्म जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट उसको गाइड करे. उसके बाद ये स्ट्रेंथन करे कैंपेनिंग को और ट्राइबल कम्युनिटीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव की कैपेसिटी इंप्रूव करने में मदद करे, एंड इंप्रूव एंड बैलेंस द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स विद द लाइवलीहुड राइट्स थ्रू द पार्टिसिपेटरी अप्रोच. ठीक है. इसका कंक्लूजन निकलता है कि हाउ इट दिस कॉन्ट्रास्टिंग रूल्स हाईलाइट अ डीपर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉलोनियल फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड द मॉडर्न राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन. वाइल इलाहाबाद जो कोर्ट है इन्होंने जो सुप्रीमेसी दी है एफआरएस के ऊपर, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज की जाए, इसको प्रॉपरली एक्सपोज की जाए ताकि इनकंसिस्टेंसीज ना हो, एंड यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एफआर इज एसेंशियल फॉर द ट्राइबल जस्टिस एज वेल. इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन देख लेंगे प्रीलिम्स का. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, it recognizes both individual and community forest. क्या? FRA Act. It allows eviction of the forest dwellers before the completion of the claim verification, and it places the Gram Sabha at the center of the rights recognition process. So इसमें से जो
फर्स्ट एंड थर्ड है, इट allows eviction of the forest dwellers before completion of the claims verification. This is the wrong statement, as you know earlier we read in the particular format. Okay, so this answer will be first and third. एक मेंस का क्वेश्चन देख लेंगे. मेंस का क्वेश्चन, the Forest Rights Act 2006 represents a shift from colonial forest governance to a right-based approach. Examines the shifts in the light of the recent judicial interpretations and discuss the challenges in the implementation in its implementation as well. 250 वर्ड्स का ये आंसर होगा. इसमें आपको दो तीन चीजें ये शिफ्ट दिखानी है. how this shifts how this shifts plays the important role, as well as जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस बताने हैं और उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, ये दिखाना है. एंड द लास्ट पॉइंट वी आर हाईलाइटिंग हियर द डिक्लाइन इन द इंडियाज लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस. जो हमारा जो एलपीजी का जो कंजम्पशन है वो डिक्लाइन हो चुका है. इसके क्या रीजंस है हम ये जानेंगे. इट इज सेड दैट, न्यूज में ये बताया गया है कि इंडिया का जो कंजम्पशन है वो 16% से इन अप्रैल में डिक्लाइन हो चुका है. द टोटल कंजम्पशन ड्रॉप बाय नियरली 2.2 मिलियन टन से हमने हमारा जो कंजम्पशन है वो डाउन कर चुके हैं, ड्रॉप हो चुका है. सप्लाई डिस्ट्रप्शंस कॉज बाय द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो भी वेस्ट एशिया में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द ईरान एंड इजराइल के कारण ये थोड़ा सा हो चुका है. तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज आई है. लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है. एलपीजी, एलपीजी इज अ फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोकार्बन गैसेज का जो मिक्सचर होता है. प्रोपेन दैट इज C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10, इन दोनों का मिक्सचर होता है एलपीजी. इट इज प्रोड्यूस बाय द बाय प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड द क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से ये हमें एलपीजी का गैस मिलता है. देन इट इज स्टोर्ड इन द लिक्विड फॉर्म अंडर द प्रेशर. लिक्विड फॉर्म में इस प्रेशर में हम करते हैं और कन्वर्ट्स इनटू द गैस व्हेन इट विल बी रिलीज्ड. इट इज़ वाइडली यूज फॉर द डोमेस्टिक कुकिंग. डोमेस्टिक कुकिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एंड ऑटोमोटिव फ्यूल एज ये भी यूज़ हो सकता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एलपीजी के. इट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये हम तो पहले पॉइंट में देख लिया. स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स आल्सो इंक्लूडेड. हाई कैलोरिक वैल्यू है, इसकी बर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है. इट इज इफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज हेवियर देन द एयर. इट इंक्रीजेस द रिस्क ड्यूरिंग द लीकेजेस एंड एक्यूमुलेट इन द लो लाइंग एरियाज. नेचुरली ऑर्डरलेस होता है, बट इथेनॉल मरकैपन इज एडेड टू डिटेक्ट द लीक्स. ये जो वर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इथिल इथिल मरकैपन. इथिल मरकैपन is used as added to detect the leaks. Okay, it burns the cleaner than the coal and the biogas, reducing the indoor air pollution. इससे pollution होने की संभावना कम होती है, होता ही नहीं है इनडायरेक्टली. ठीक है. रीजंस फॉर डिक्लाइन इन एलपीजी. रीजंस फॉर डिक्लाइन इन एलपीजी. सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, जो हम पहले बोल चुके कि वेस्ट एशिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके थे उसके कारण रिड्यूस इंपोर्ट अवेलेबिलिटी अफेक्टिंग द डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स. पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइस वोलेटिलिटी, प्राइस की जो अप एंड डाउन होती थी उसके कारण इसका इंपैक्ट हो चुका है कंजम्पशन पे. एंड अ शिफ्ट टू द अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे बायोमास, केरोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेजेस ऑफ दिस एलपीजी गैस. इम्पैक्ट ऑफ द डिक्लाइन, इसका इंपैक्ट क्या गिरा है कि हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल अवेलेबिलिटी इज अफेक्टेड इन द लो इनकम ग्रुप्स. कमर्शियल जो सेक्टर्स है जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, इन्होंने ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस कर चुके हैं. इंक्रीज द रिलायंस ऑन द ट्रेडिशनल फ्यूल्स में वर्सन द इंडोर एयर पोल्यूशन. इसके कारण क्या हुआ है कि कई लोगों ने गैस न होने के कारण जो चूल्हा है उसका यूज करना जान गए थे और उसके कारण क्या हुआ है, थोड़ा सा एयर पोल्यूशन को भी बूस्ट हुआ है. गेन्स मेड अंडर द क्लीन कुकिंग इनिशिएटिव्स, रिस्क बीइंग रिजर्व्ड. ओके, सो नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडिया हाईलाइट द इंडिया डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट्स. ये दिख जाता है कि हम हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है जो मोस्टली हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे फॉर द एलपीजी सप्लाई. डेमोन्स्ट्रेट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द एनर्जी सिस्टम टू द ग्लोबल जियोपॉलिटिक शॉक्स. The need for the diversification of energy is the most important need of the hour for our India, and it reinforces the importance of the strengthening the strategic reserves and domestic capacity. हम हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ा के और उसके स्ट्रेटेजिक वे में हम इसका जो रिजर्व्स है उसको प्रॉपर स्ट्रेंथन करने में
कर सकते हैं, इसके कारण हमारा जो इंडिया का जो स्टांस है वो और अच्छा हो सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देखी है, हमने एलपीजी कनेक्शंस को प्रोवाइड किया गया था। पॉलिसीज फोकस की थी प्रमोट करने में क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द ट्रांजिशन फ्यूल। एक्सपेंशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन गोइंग एंड इट इज इंप्रूविंग डे बाय डे। ओके, चैलेंजेस क्या हुई कि हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस होने के कारण हमारा जो एलपीजी सप्लाई उसको डिस्टर्ब हुआ, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आ गई विद इन द रूरल एंड द अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सपोजर टू द ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण क्या हुआ है, प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण थोड़ा हिंडर हुआ है, थोड़ा हैम्पर हुआ है हमारी इकोनॉमी पे एज वेल एज हमारे सिटीजन्स को भी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट विल बी द वे फॉरवर्ड, diversify the energy resources, biofuel, electricity and the solar cooking solutions, जो हम मोस्टली उसी तरफ अभी बढ़ रहे हैं। बढ़ strengthen the domestic refining and LPG production capacity, build strategic reserves to manage the supply disruptions, ensure affordability through the targeted subsidies, promote alternative fuels to reduce the long term dependence on the LPG imports। LPG के कारण अभी जो ये जो डिस्टर्बेंस आई, ये जो क्राइसिस हुई है, इसका इम्पैक्ट भारत पे गिरा है। इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य हर घर योजना, इसको भी प्रमोशन किया जा रहा है भारत के थ्रू। ठीक है, सो कंक्लूजन यही है कि डिक्लाइन इन दी LPG consumption reflects a deep link between the global geopolitics and the domestic energy security. This is the most important highlighting point I want to highlight here. Then second, ensuring the uninterrupted access to the clean fuel is essential for the health, environment and economic stability. एक डाइवर्सिफाइड रेजिलियंट एनर्जी स्ट्रेटेजी हो ताकि हम आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गेन कर पाए। सो लास्ट वी आई वांट टू कंक्लूड दिस टॉपिक। प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देख लेंगे विद रेफरेंस टू द लिक्विफाइड एलपीजी, liquefied petroleum gas, consider the following: it is mainly consist of the propane and butane, it is correct, it is heavier than the air and it is stored in the gaseous form under the pressure। so इसमें जो ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट विल बी द इनकरेक्ट पॉइंट। it is not stored in the gaseous form, it is stored in the liquid form। okay, so first and second will be the correct answer, and let's find the last point, that is the main question with regarding this topic। India's energy security is increasingly vulnerable to geopolitical disruptions। हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स है वो मोस्टली हम जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस पे हम मोस्टली डिपेंडेंट है। सो discuss in the context of the recent decline in the LPG consumption and suggest measures to strengthen the resilience in the energy sector। एनर्जी सेक्टर में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको कैसे बूस्ट मिल सकता है, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे और किस तरीके से हमारा भारत बढ़ रहा है, इसके ऊपर ये आंसर लिखना है। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज यू फाइंड ऑल द डाटा गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो इस तरीके से हमने आज का जो करंट अफेयर था वो खत्म किया है। Today it was the 5th May, and I want to highlight one thing: please follow this channel, please follow our current affairs daily, so that you can get a true, you can get a daily update, and you can get a daily update, you will get a proper notes also। इसकी आपको PDF मिल जाएगी और आपको इस PDF को प्रॉपर पढ़ना है, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आप आंसर्स लिख सकते हो, और आपके प्रीलिम्स आने वाले जो 2026 की जो प्रीलिम्स है इसमें आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके आंसर्स फाइंड कर सकते हो। दिस विल गिव यू द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर करंट अफेयर्स एज वेल। प्लीज ज्वाइन विथ अस, प्लीज फॉलो अवर चैनल श्रीराज IAS। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।